कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में बताएं आप कौन से शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। न तो कोई हंसी न कोई तालियां, सिर्फ भारी पर्दे और संगमरमर की दीवारों के बीच कुछ धीमी फुसफुसाहटें। ये कोई आम जगह नहीं थी, और ना ही यहां जो होने वाला था वो आम था। एक सफेद नकाब के पीछे बैठा था राज मल्होत्रा, शांत, सटीक और बहुत अमीर। उसकी आंखें कमरे में घूमती थीं, लेकिन भावनाएं कहीं नहीं दिखती थीं। वह एक भारतीय अरबपति था जिसने दुनिया की तमाम चीजें देखी थीं, पर प्यार नहीं। राज शादी के लिए नहीं आया था, वह एक वारिस चाहता था। एक सौदा जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेम नहीं चाहिए, बस एक बच्चा, एक महिला जो अनुबंध को समझे और चुपचाप भूमिका निभाए, उसने अपने वकील से कहा था। और तभी मंच पर आई एक महिला, एवलिन ब्रूक्स। साधारण सा नीला कपड़ा पहने, नंगे पैर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो किसी को भी रोक सकता था। उसकी चाल में संकोच था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। वह मां थी, ये साफ दिखता था। लेकिन वह यहां क्यों थी? नीलामी शुरू हुई। $1,00,000, एक आवाज आई। राज ने बिना झिझक $5,00,000 बोला। हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। सोल्ड। गाविल की आवाज गूंज उठी। सौदा हो गया। एवलिन मंच से नीचे उतरी, राज की ओर देखा, नफरत नहीं, डर नहीं, बल्कि कोई अजीब सी उम्मीद। जैसे उसने कुछ छोड़ा था, या शायद कुछ छुपा रही थी। राज ने दस्तावेज लिए और उसकी ओर बढ़ाए। उसने साइन किए बिना कुछ देर देखा, फिर पूछा, क्या मैं अपनी बेटी को देख सकती हूं? राज का चेहरा पहली बार हिला। बेटी? वह अस्पताल में है। मैं यहां उसके लिए हूं। राज के हाथ थोड़े कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उस रात राज पहली बार सोच में डूबा। उसने सोचा था वह एक समझौता कर रहा है, लेकिन शायद वह किसी तूफान को बुला रहा था। राज मल्होत्रा के हवेली नुमा घर में एक गूंजती हुई शांति पसरी हुई थी। दीवारों पर टंगे विशाल चित्र, महंगे फर्नीचर और संगमरमर की सीढ़ियां, सब कुछ भव्य था, लेकिन उस सबके बीच एवलिन को कुछ भी घर जैसा नहीं लगता था। कमरे में कदम रखते ही उसे एक परछाई सी महसूस हुई, जैसे दीवारें उसकी हर चाल देख रही हों, जैसे अतीत की कोई आवाज वहां गूंज रही हो। उसने अपना बैग पलंग के किनारे रखा और लंबी सांस ली। दूर कोने में रखे एक शीशे के सामने खड़ी होकर वह खुद को देखती रही। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे और होंठों पर खामोशी। लेकिन उस खामोशी में एक कसम थी, सोफी को बचाने की कसम। दूसरी ओर राज अपने ऑफिस में बैठा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से शहर की चमकती लाइट्स दिखाई दे रही थी। उसके सामने एवलिन का प्रोफाइल फोल्डर खुला था। नाम, उम्र, नागरिकता, तलाकशुदा स्टेटस, एक बच्ची की मां। यह महिला मुझे क्यों विचलित कर रही है? उसने खुद से पूछा। अभी तक उसकी जिंदगी समझौतों, शेयर बाजार और सत्ता से भरी रही थी, भावनाओं से नहीं। लेकिन एवलिन की आंखें, उन्होंने जैसे कुछ खोल दिया था। रात के खाने पर दोनों एक ही टेबल पर बैठे, लेकिन शब्दों से ज्यादा खामोशी परोसी गई। राज ने प्लेट में खाना लिया और नजरें एवलिन पर टिकी रहीं। तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? उसने अंततः पूछा। यह एक जेल से बड़ी है, लेकिन फिर भी जेल है, उसने बिना नजर उठाए जवाब दिया। राज को झटका सा लगा, कोई भी इस तरह जवाब नहीं देता था। लेकिन उसमें कोई बगावत नहीं थी, बस सच्चाई थी। तुम जानती हो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिश्ते नहीं, उसने धीरे से कहा। मैं कोई रिश्ता चाहती भी नहीं, उसने कहा और पानी का गिलास उठा लिया। फिर एक पल की चुप्पी के बाद उसने धीमे से जोड़ा, लेकिन मैं दौड़ में हूं, वक्त से, और यह सौदा उस दौड़ का आखिरी मौका है। राज कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरबान ने आकर बताया कि अस्पताल से एक पैकेज आया है। राज ने उसे एवलिन को देने का इशारा किया। उसने चुपचाप वो लिफाफा लिया, खोला, अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी।
उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने धीरे से फाइल बंद की और उठ खड़ी हुई, जैसे कोई बोझ फिर से उसकी रीढ़ पर गिर पड़ा हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसने कहा, मैं अपने हिस्से की भूमिका निभाऊंगी। राज ने पहली बार महसूस किया, ये महिला टूटी हुई नहीं है, बल्कि टूटने के बाद भी खड़ी है। रात ढल चुकी थी। हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं, लेकिन राज की खिड़की अब भी रोशन थी। वह अपने लैपटॉप पर बैठा था, स्क्रीन पर एक अस्पताल का नाम टाइप करता हुआ, सेंट ग्रेस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, लॉस एंजलिस। नीचे एक नाम खोजा, सोफी ब्रुक्स। जैसे ही उसका चेहरा स्क्रीन पर उभरा, कुछ राज के अंदर टूट गया। छोटी सी बच्ची, गंजा सिर, आंखों में मासूम चमक और हाथों में 4 ड्रिप। वो तस्वीर उसकी सारी दीवारों को तोड़ गई। कितनी छोटी है ये, और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, वह बुदबुदाया। और तब पहली बार उसने बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ महसूस किया। हवेली की दीवारें रात में और भी भारी लगती थीं। हल्की सी हवा भी जब शीशों से टकराती, तो जैसे किसी के रोने की गूंज बन जाती। एवलिन के कमरे में सब शांत था, बाहर से, लेकिन अंदर वो तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चा डर कर चुपचाप रोता है ताकि कोई सुन न ले। दूर एक कोने में खड़ा था सुरेश, राज का पुराना सेवक और राज के भरोसेमंद लोगों में से एक। उसने अपने मालिक को संदेश भेजा, मैडम रात को बहुत रोती हैं, कभी कभी एक नाम पुकारती हैं, सोफी। राज ने मैसेज पढ़ा और कुछ देर फोन को घूरता रहा, फिर स्क्रीन लॉक कर दी। उस रात उसने शराब नहीं पी, पहली बार। अगली सुबह जब एवलिन घर की लाइब्रेरी में भटक रही थी, एक पुराना चित्र उसकी नजर में आया। एक महिला की पेंटिंग, हल्के सुनहरे बाल, गहरी आंखें और वही उदासी जो एवलिन की आंखों में थी। उसने धीरे से पास जाकर पेंटिंग को छुआ। नीचे लिखा था, अमारा मल्होत्रा 1976। यह कौन है? उसने खुद से पूछा। पीछे से एक आवाज आई, मेरी मां। राज दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में कॉफी का कप था, पर चेहरा गंभीर। तुम्हारी मां? एवलिन चौंक गई। हाँ। वह बहुत शांत थी और बहुत अकेली भी। शायद इसलिए यह हवेली इतनी भारी लगती है। उसने इस घर में बहुत कुछ सहा। एवलिन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। उसी शाम जब एवलिन अपने कमरे में थी, उसका फोन बजा। प्राइवेट नंबर। उसने उठाया और दूसरी तरफ एक परेशान आवाज थी, मामा। हॉस्पिटल से कॉल आया था। सोफी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। मुझे नहीं पता क्या करना है। लूसी, एवलिन की आवाज कांपने लगी। क्या कहा डॉक्टर ने? वो कह रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिर से जरूरी है, और अब बार बार रुकावट आ रही है। मामा, आप कब तक दूर रहेंगी? एवलिन की आंखों से आंसू बह निकले। बस थोड़ा और, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। मैं जल्दी वापस आऊंगी, बस मेरी बात मानो। कॉल कट होते ही वह जमीन पर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने उस फाइल को निकाला जिसमें सोफी की रिपोर्ट थी। दूसरे कमरे में राज ने कॉल सुन ली थी। उसने अपने सहायक से कहा, उस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, उसका हॉस्पिटल, उसकी बीमारी और अब तक जो भी खर्च हुआ हो। सहायक थोड़ा झिझका, लेकिन राज की आंखों में कुछ देखकर सिर हिलाया। और हाँ, राज ने जोड़ा, यह बात एवलिन को न पता चले। रात में राज फिर से किताबों के बीच था और तब उसे एक डायरी मिली, अमारा मल्होत्रा की। उसने पढ़ना शुरू किया। हर कोई कहता है मैं राज के पिता की पत्नी थी, लेकिन कोई नहीं जानता मैं उनकी कैदी थी। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, मेरा धर्म, मेरा आत्मसम्मान सब छीन लिया। बस एक वारिस चाहिए था। राज की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसी समय एवलिन अपने तकिए के नीचे कुछ छिपा रही थी, एक चिट्ठी जो उसने सोफी के लिए लिखी थी, अगर वो कभी वापस न लौट पाए। अगर मैं ना रहूं तो जानना कि तुम्हारी मां ने जो भी किया, बस तुम्हें बचाने के लिए किया।
उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। वो अब टूट नहीं रही थी। वो खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। हवेली के गलियारों में दीवार पर एक पुरानी घड़ी टिकी थी। हर घंटे पर वह एक धीमी सी आवाज निकालती, ठाक, जैसे वह खुद अपने गुजरे हुए समय का मातम कर रही हो। पर आज उस घड़ी की सुइयां रुक गई थी, और उसी के साथ एवलिन की दुनिया भी। सुबह का सूरज कमरे में दाखिल हो रहा था, लेकिन एवलिन की आंखें खुली नहीं थीं। वह टेबल पर झुकी थी, चिट्ठी अधूरी, कलम गिर चुकी थी और चेहरे पर थकान की मोटी परत। किसी ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बस धीरे से खोला। राज अंदर आया। उसने देखा एवलिन का हाथ अब भी उस मेडिकल रिपोर्ट पर रखा था। वह चुपचाप पास गया और देखा, रिपोर्ट के एक कोने पर कुछ लिखा था, किसी बच्चे की हैंड राइटिंग में। मामा, जल्दी आना। सोफी। राज ने गहरी सांस ली। कुछ घंटों बाद दोनों आमने सामने बैठे थे। मेज पर चाय के कप ठंडी हो चुकी थी। कितनी उम्र है आपकी बेटी की? राज ने पूछा। एवलिन ने चुपचाप कप उठाया, एक घूंट लिया और जवाब दिया, 8 साल। लेकिन उसकी आंखों में 60 साल का दर्द है। क्या बीमारी है उसे? लीकेमिया, और एक बहुत ही दुर्लभ टाइप। ट्रांसप्लांट चाहिए, जल्द से जल्द। उसके पिता हमें छोड़ गए जब उसे पहली बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिली थी, और उसके बाद मैंने सब कुछ अकेले किया। राज की आंखें झुक गईं। और तुम यहां क्यों आई? उसने पूछा। एवलिन ने उसकी ओर देखा, तेज, सीधा और सच्चा। क्योंकि मेरी बेटी मर रही है, और अमेरिका में गरीब लोगों की प्रार्थनाओं का बीमा नहीं होता। मैं यहां सौदा करने नहीं आई थी, मैं समय खरीदने आई थी। वो शब्द हवा में ठहर गए। राज का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखों के कोनों में कुछ पिघलने लगा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, उसने धीरे से कहा। नहीं, उसने फौरन जवाब दिया। मैंने खुद को बेच दिया। तुमने खरीदा, और अब तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्यों बेचा? राज उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। एवलिन वहीं बैठी रही, लेकिन उसकी उंगलियां टेबल पर वही शब्द बार बार लिख रही थीं, सोफी, सोफी, सोफी। 3 दिन बीत गए। राज ने न तो एवलिन से बात की, न ही उसे देखा। एवलिन ने भी उसे टटोला नहीं। लेकिन वह रोज 2 बार उस पुरानी घड़ी के नीचे खड़ी होती थी, वही जो रुक गई थी। राज ने ये देखा, पर कुछ कहा नहीं। चौथे दिन हवेली में सबको बुलाया गया। राज ने अपने वकील के साथ एक नया कागज लाकर रखा। यह नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसने ऐलान किया। इसमें लिखा है कि तुम्हारी आजादी तुम्हें लौटा दी जाती है। मैं तुम्हारी बेटी के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा, बिना किसी शर्त के। एवलिन ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगी? उसने पूछा। राज कुछ नहीं बोला। मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने कहा। क्योंकि एक मां को अपनी बेटी के लिए जो करना पड़े, वो धन्यवाद का सौदा नहीं होता। फिर उसने एक शब्द जोड़ा, लेकिन मैं यह प्रस्ताव कबूल करती हूं। उस रात राज फिर उसी घड़ी के पास गया। सुइया अब भी वहीं अटकी थी। 3:47। उसने पेंडुलम को छुआ, और घड़ी फिर से चलने लगी। ठाक। कहीं दूर सोफी की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। रात के अंधेरे में जब हवेली सो रही थी, उस वक्त एवलिन जाग रही थी। उसके सामने रखी थी एक छोटी सी सूटकेस, सोफी के कपड़े, दवाइयां, एक पुरानी किताब जो वह सोते वक्त पढ़ती थी, और एक प्लास्टिक की गुड़िया जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। आज उसकी बेटी उसके पास आने वाली थी। आज उसे मां बनने का मौका फिर से मिलने वाला था। सुबह की रोशनी कमरे में घुसी तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। राज ने अपने ऑफिस से देखा, वही एवलिन जो कुछ दिन पहले टूटी हुई दिखती थी, अब किसी युद्ध की विजेता की तरह चल रही थी। मां बनने का हक किसी भी अनुबंध से बड़ा होता है, उसने बुदबुदाकर खुद से कहा।
हॉस्पिटल से गाड़ी आई। जब सोफी को बाहर निकाला गया, वह बहुत कमजोर दिख रही थी, गाल पिचके हुए, आंखों के नीचे साया और हाथ में 4 ड्रिप। पर जैसे ही उसकी नजर एवलिन पर पड़ी, वो मुस्कुराई। मामा, उसकी आवाज कांपती थी, पर उसमें जान थी। एवलिन झुककर उसे गोद में उठाने ही वाली थी कि नर्स बोली, सावधानी से, उसकी हड्डियां बहुत नाजुक हैं। राज थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। सोफी ने उसे देखा और बिना डरे बोली, क्या आप ही वो हैं जो मुझे नई खून वाली सुपर पावर देने वाले हैं? राज हंस पड़ा, पहली बार इतनी खुलकर। अगर तुम मुझे राज अंकल कहोगी तो मैं सोच सकता हूं, उसने जवाब दिया। हवेली में पहली बार रोशनी थी, असली रोशनी। न साज सज्जा की, न धन दौलत की, बल्कि एक परिवार बनने की उम्मीद की। राज, जो अब तक चुप और कठोर था, अब सोफी के साथ बोर्ड गेम खेलता था, उसे कहानियां सुनाता था और हर रात उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर नर्स से उसकी रिपोर्ट लेता था। एवलिन ने देखा, यह वही राज था जिसने उसे खरीदा था। पर अब वह धीरे धीरे खुद को खो रहा था और पिता बन रहा था। लेकिन हर सुकून में एक हलचल छिपी होती है। हवेली के दरवाजे पर एक दिन एक कार आकर रुकी, काले शीशे, सरकारी नंबर प्लेट। राज का चेहरा गंभीर हो गया। वो आ गई, उसने सुरेश से कहा। कौन, सर? सुरेश ने पूछा। श्रेया कपूर। श्रेया, राज की पूर्व मंगेतर। सुंदर, चालाक और बेहद चालू। वो सीधा अंदर आई, एक हाथ में लार्ज हर्मीस बैग और दूसरे हाथ में एक फाइल। तुम इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, उसने ताना मारा। राज शांत रहा। तुम्हें यहां किसने बुलाया? तुम्हारे नाम से एक फाउंडेशन ने हाल ही में एक हॉस्पिटल बिल पे किया है, एक बच्ची के लिए जिसकी मां तुम्हारे घर में रह रही है। मैंने जांच करवाई। उसने फाइल मेज पर फेंकी। उस महिला, एवलिन ब्रूक्स, के खिलाफ चोरी का केस दर्ज है। और नहीं, ये झूठ नहीं है। राज का दिल धड़का। तुम ये क्यों कर रही हो, श्रेया? उसने पूछा। क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम वही गलती दोबारा करने वाले हो जो तुम्हारे पिता ने की थी, किसी कमजोर औरत के लिए सब कुछ छोड़ देना। राज ने रात भर वो फाइल पढ़ी। उसमें मेडिकल रिकॉर्ड थे, पुलिस की रिपोर्ट और एक तस्वीर जिसमें एवलिन अस्पताल से दवाई चुराते पकड़ी गई थी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। पर अगली सुबह वह बिना कुछ कहे एवलिन के कमरे में गया। ये तुम्हारे हैं? उसने फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। एवलिन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। हाँ, उसने सीधा जवाब दिया। मैंने चोरी की थी क्योंकि मेरी बच्ची मर रही थी। राज ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर चला गया। हवेली की लाइब्रेरी में आज हवा भी भारी थी। दीवारों पर टंगी किताबें खामोश गवाह बनी थीं, जैसे सब कुछ सुन रही हों, समझ रही हों, पर कुछ कह नहीं पा रही। मेज के एक कोने पर 2 कॉन्ट्रैक्ट रखे थे, एक पुराना जो एक सौदे की तरह था और दूसरा नया जो एक दरवाजा खोलने वाला था। राज उस टेबल पर बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी। दरवाजा खुला। एवलिन अंदर आई, चाल धीमी, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं। राज ने आंखें खोली। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बदल दिया है, उसने धीरे से कहा। उसने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसकी ओर बढ़ाया। इसमें लिखा है, तुम अब स्वतंत्र हो। न तो कोई विवाह का बंधन, न कोई शर्त। तुम्हारी बेटी का इलाज मेरे जिम्मे है, पूरी तरह से। तुम्हें इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम न चाहो। एवलिन चुपचाप कागज देखती रही। फिर बोली, और इसके पीछे क्या भाव है? पछतावा? या तुम खुद को भगवान समझ बैठे हो? राज ने गहरी सांस ली। न तो पछतावा, न घमंड। बस समझ गया हूं। इंसान को किसी की हिम्मत खरीदने का हक नहीं होता। और तुमने जो किया, वो मेरी कल्पना से कहीं आगे है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एवलिन ने कागज उठाया, फॉर्म देखा और फाड़ने ही वाली थी कि राज ने रोका। तुम ये क्यों कर रही हो?
उसकी आवाज में पहली बार घबराहट थी। एवलिन ने देखा, उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी जो शुरुआत में हुआ करती थी। क्योंकि मैं इस समझौते से बाहर निकलना चाहती हूं, उसने कहा, लेकिन एहसान के पिंजरे में नहीं फंसना चाहती। राज कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिलाया। तो मैं एक प्रस्ताव देता हूं। न कोई अनुबंध, न एहसान। मैं चाहता हूं कि तुम और सोफी यहां रहो जब तक तुम चाहो। एक मेहमान की तरह, एक मां बेटी की तरह। एवलिन थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, सिर्फ एक शर्त पर। क्या? मैं अपने दम पर सोफी की देखभाल करना चाहती हूं। तुम्हारी मदद तब तक मंजूर है जब तक वो बिना दया के हो। राज की मुस्कान हल्की थी पर सच्ची। तुम जैसी हो वैसे ही रहो। तुम्हारे जैसी मां को झुकना नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए। उस शाम पहली बार सोफी ने हवेली के बगीचे में कदम रखा। कमजोर सी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी। राज लॉन में बैठा उसे देख रहा था, कैसे वो फूलों के पास रुकती, तितलियों के पीछे भागती और हवा में हाथ लहराकर हंसती। एवलिन पास आकर बैठ गई। वो यहां खुश है, उसने कहा। राज ने जवाब दिया, तुम्हारी वजह से। और अब शायद मेरी वजह से भी थोड़ी। लेकिन जब रात ढली और सब सोने चले गए, राज ने अपने कमरे में एक पुराना फोटो फ्रेम निकाला। उसमें अमारा मल्होत्रा की तस्वीर थी, उसकी मां। नीचे कुछ लिखा था, हिम्मत वो है जो कोई देख नहीं सकता पर सब महसूस कर सकते हैं। राज ने तस्वीर की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या मैं उसे खो बैठा हूं? इससे पहले कि वो मुझे माफ कर पाए। सुबह की पहली किरण जब हवेली के खिड़कियों से टकराई तो वह सीधे एक दृश्य पर पड़ी। राज मल्होत्रा घुटनों के बल घास पर बैठा और सोफी उसके बालों में फूलों की माला डाल रही थी। अब आप एक फेरी किंग हैं, उसने हंसते हुए कहा। राज ने कुछ पल के लिए खुद को आईने में उस रूप में देखा, फूलों की माला, एक हल्की मुस्कान और एक मासूम आवाज जो उसे राज अंकल से किंग बना रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है जो कुछ ही हफ्ते पहले एक अनुबंध से इंसान खरीद रहा था। सोफी ने फिर पूछा, आपके पास बच्चे क्यों नहीं हैं? राज ने हंसी में टालने की कोशिश की, क्योंकि शायद कोई राजकुमारी मेरी कहानी में आई ही नहीं। झूठ, सोफी ने सीधा कहा। आप बहुत अच्छे हैं, बस आपके चेहरे पर बहुत बर्फ जमी है। मामा कहती हैं कि कुछ लोगों का दिल बहुत गहराई में छुपा होता है। आप वैसे हो। राज उसकी मासूम सच्चाई पर मुस्कुरा उठा। तुम्हारी मामा हमेशा सच बोलती हैं क्या? हम्मा। जब वो मुझे दर्द से बचाना चाहती हैं, तब झूठ भी बोलती हैं, उसने गंभीर होकर कहा। राज कुछ बोल नहीं पाया। उसी दिन दोपहर में हवेली के दरवाजे पर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। चालक ने दरवाजा खोला और बाहर निकली एक औरत, लंबे बाल, हील्स की टकटक और आंखों में आग। श्रेया कपूर। राज ने जब उसे देखा, उसका माथा सख्त हो गया। तुम्हें किसने बुलाया? उसने पूछा। किसी ने नहीं, उसने जवाब दिया। मैं एक पुराने वादे को देखने आई हूं, क्या तुम वाकई बदल सकते हो या ये सिर्फ एक और अभिनय है? एवलिन ने पहली बार श्रेया को देखा, सुंदर, आत्मविश्वासी और झड़ से लिपटी मुस्कान। और ये है हमारी नायिका, श्रेया ने कहा, जैसे किसी नौटंकी की आलोचना कर रही हो। मैं सिर्फ एक मां हूं, एवलिन ने शांत स्वर में जवाब दिया। हाँ, और एक अपराधी भी, श्रेया ने फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा। सोफी उस वक्त पास ही थी। उसने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और पूछा, मामा, क्या आपने सच में चोरी की थी? कमरे में सन्नाटा छा गया। एवलिन झुकी, अपनी बेटी की आंखों में देखा और बोली, हाँ, मामा ने किया था। लेकिन वो चोरी नहीं थी, वो तुम्हारी सांसें खरीदने की कोशिश थी। सोफी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, फिर आपने कुछ भी गलत नहीं किया। श्रेया ने राज की ओर देखा, अब भी यही औरत चाहिए तुम्हें? राज ने जवाब नहीं दिया, वह फाइल उठा रहा था। उसने उसमें दर्ज तारीखें, डॉक्टरों की रेटिंग और अस्पताल के वीडियो कैमरा फुटेज देखे। फिर अचानक उसने एक पेज बाहर निकाला।
यहाँ लिखा है कि चोरी से एक रात पहले उस अस्पताल में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक का नाम राहुल कपूर था, जो तुम्हारा चचेरा भाई है। श्रेया का चेहरा फीका पड़ गया। तो ये पूरा जाल तुम्हारा बुना हुआ था? राज की आवाज कांप रही थी। तुमने एवलिन को फंसाया ताकि मैं उससे न जुड़ सकूं? श्रेया कुछ पल स्तब्ध रही, फिर बोली, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी को खुद से नीचे गिरते हुए नहीं देखा था, इसलिए रोका। राज ने गुस्से से कहा, मैं नीचे नहीं गिरा श्रेया, मैं इंसान बन रहा हूं। उस रात सोफी राज के पास आई। राज अंकल, उसने धीरे से कहा, अगर मैं मर गई तो क्या आप मामा का ध्यान रखेंगे? राज का दिल जैसे थम गया। तुम मरेगी नहीं, उसने कहा। पर अगर, सोफी बोली, तो आपको मामा को फिर से हंसाना होगा, ठीक वैसे जैसे आप मुझे हंसाते हो। राज ने उसके सिर पर हाथ रखा, कांपते हुए। मैं वादा करता हूं, लेकिन मैं और ऊपर एक वादा भी कर रहा हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हवेली के गलियारे उस सुबह अजीब खामोश थे। सूरज की किरणें जरूर आई थीं, लेकिन जैसे वो दीवारों से टकराकर ठहर गई थीं। हर चीज में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला था। राज अपनी लाइब्रेरी में बैठा था, हाथ में अमारा मल्होत्रा की डायरी और सामने मेज पर 2 फाइलें, एक सोफी की मेडिकल रिपोर्ट और दूसरी एवलिन के अतीत की। एवलिन सोफी को गले लगाए खिड़की के पास बैठी थी। मामा, सोफी ने धीमे से पूछा, आप आज परेशान हैं? नहीं मेरी जान, बस सोच रही हूं, एवलिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या आप मुझे छोड़ दोगी? उसकी आंखें गीली हो गईं। कभी नहीं, एवलिन ने तुरंत कहा। मैंने अपना सब कुछ खोया, लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। उसी समय श्रेया अपने वकील के साथ राज के सामने बैठी थी। मैंने तुम्हें सबूत दिए हैं। वो महिला, एवलिन, सिर्फ एक चालबाज है। उसने अस्पताल से दवाइयां चुराई, झूठी पहचान बनाई और अब तुम्हारे नाम पर सहानुभूति बटोर रही है, उसने कहा। राज ने फाइल पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, और तुमने उसका काम छीनने के लिए अपने भाई को भेजा, ताकि उसकी बेटी के इलाज के पैसे खत्म हो जाए और वो मजबूर हो जाए। ये सब क्यों, श्रेया? क्योंकि तुम बदल रहे हो और वो बदलाव मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, श्रेया बोली। क्योंकि मैं चाहती थी तुम हमेशा वैसे ही रहो जैसे मैं चाहती थी, ठंडे, अनुशासित, बिना दिल के। राज खड़ा हुआ। तुम्हें अब जाना होगा, उसने कहा। तुम क्या सोचते हो, ये लड़की तुम्हें इंसान बना देगी? श्रेया ने कहा। नहीं, राज बोला। उसने मुझे वो आदमी बना दिया है जो मैं बनना भूल गया था। शाम को राज ने एवलिन को लाइब्रेरी में बुलाया। उसके हाथ में वो पुरानी फाइल थी, वही जिसमें उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज था। मैंने सब सच जान लिया है, उसने कहा। एवलिन की आंखों में कोई डर नहीं था। तब भी तुम सोचोगे कि मैं गलत हूं, उसने शांत स्वर में कहा। राज ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अब समझता हूं। तुमने वो किया जो एक मां करती है, अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ना। और हां, तुमने नियम तोड़े, लेकिन वो नियम कभी इंसानों के लिए बने ही नहीं थे। उसने एक और दस्तावेज सामने रखा, सोफी के स्कूल और हॉस्पिटल के पूरे खर्च की योजना। ये सब अब आधिकारिक होगा, कोई छुपाव नहीं। और अगर तुम चाहो तो इस हवेली में तुम्हारा अपना कमरा होगा, बिना किसी लेबल के। एवलिन कुछ देर तक उसे देखती रही। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? उसने पूछा। राज का चेहरा गंभीर था, पर आवाज में सच्चाई थी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर कभी खुद को साबित करना पड़े। और अगर तुम्हें ये दुनिया झुकाकर देखती है, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी ऊंचाई से देखे, तुम्हारे बराबर से नहीं, तुमसे ऊपर से। रात को सोफी के कमरे में एवलिन ने उसे सुलाते समय पूछा, अगर मामा को कोई और नाम दिया जाए तो तुम क्या रखोगी? सोफी ने आंखें बंद करते हुए कहा, क्वीन मॉमा, क्योंकि आपने सबके लिए लड़ाई लड़ी और फिर भी मुस्कुराई। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन पहली बार हवेली के दिल में रोशनी की एक दरार बन चुकी थी। हवेली के अहाते में उस सुबह कुछ अलग था।
पंछियों की चहचहाहट, फूलों की भीनी महक और लॉन में सॉफी की खिलखिलाहट, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। राज एक बेंच पर बैठा अखबार पढ़ रहा था और सॉफी उसकी गोद में बैठकर उसके चश्मे से खेल रही थी। आपको सब कुछ उल्टा दिखता होगा इसमें, सॉफी ने हंसते हुए कहा। नहीं, राज मुस्कुराया, तुम्हारे आने के बाद तो दुनिया सीधी दिखने लगी है। एवलिन बरामदे से यह दृश्य देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी शांति थी जो वर्षों से गायब थी। एक मां जिसकी बेटी अब सुरक्षित थी। एक औरत जिसे अब खुद से शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। पर यही वो पल था जब हवेली के दरवाजे पर एक और कार आकर रुकी, काली, लंबी और सरकारी नंबर प्लेट वाली। राज उठ खड़ा हुआ। दिल में एक अजीब सी बेचैनी समा गई। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक विदेशी महिला, स्लेट ग्रे सूट, सख्त चेहरे वाली, हाथ में ब्राउन ब्रीफकेस। डॉक्टर कैरोलिन हार्ट, यूनाइटेड स्टेट्स चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसने अपने पहचान पत्र के साथ कहा। राज ने तुरंत उसे अंदर बुलाया। यह केस किस बारे में है? उसने पूछा। एक गुमनाम शिकायत मिली है कि एक अमेरिकी नागरिक, एक मां, अपनी बच्ची को विदेशियों के घर में बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रख रही है। एवलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है, उसने फौरन कहा। हम यही जानने आए हैं, डॉक्टर हार्ट ने ठंडे स्वर में कहा। सभी दस्तावेज मांगे गए, सॉफी की मेडिकल फाइल, राज द्वारा खर्च किए गए बिल और AW नाम की संस्था से जुड़े कागजात। राज ने सब कुछ सौंप दिया, लेकिन एक चीज की कमी पाई गई, सॉफी की कस्टडी से जुड़ा अदालती आदेश। आपने सिर्फ एक मातृत्व पत्र और स्कूल के एप्लीकेशन दिए हैं, डॉक्टर हार्ट बोली। इससे साबित नहीं होता कि बच्ची की कस्टडी सही तरीके से स्थानांतरित हुई है। राज ने फौरन अपने वकीलों को कॉल किया। रात को एवलिन ने पहली बार डर के साथ राज से कहा, क्या होगा अगर वे सॉफी को मुझसे छीन ले? राज ने उसका हाथ थामा। मैंने एक सौदा किया था, अब मैं एक वादा निभाऊंगा। कौन सा वादा? उसकी आंखों में आंसू थे। कि जब तुम मेरी हवेली से निकलो तो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर निकलो, उसने दृढ़ता से कहा। पर तभी सुरेश दौड़ता हुआ आया। सर, टीवी ऑन कीजिए। नेशनल चैनल पर स्क्रीन पर एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, Evelyn Brooks, the American mother involved in a controversial contract marriage in Los Angeles, is now under investigation. राज और एवलिन दोनों चौंक गए। टीवी पर एक और चेहरा उभरा, लूसी, एवलिन की भांजी, जिसने मीडिया से बात की थी। मेरी मामी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब उन्हें हर दिन डर के साथ जीना पड़ता है, वह कह रही थी। राज का फोन बजा, अज्ञात नंबर। अगर तुम चाहते हो कि बच्ची सुरक्षित रहे, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और कहो कि ये सब तुम्हारी एक बिजनेस डील थी, कोई भावना नहीं, कोई रिश्ता नहीं। वरना हम केस को अदालत में ले जाएंगे। कॉल कट गया। राज की मुट्ठियां भींच गईं। रात के अंधेरे में वह टेरेस पर अकेला खड़ा था। तभी पीछे से सॉफी की आवाज आई। राज अंकल, आप रो रहे हो? राज पलटा, आंखें पोंछी। नहीं, बस हवा थोड़ी तेज है। सॉफी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मेरी मामा को कुछ नहीं होगा, ठीक है? आप दुनिया को बता दो कि आप उन्हें प्यार करते हो, तब सब डर भाग जाएगा। राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। सॉफी मुस्कुरा रही थी, मासूम, लेकिन जैसे उसने कोई गहरा सच बोल दिया हो। बारिश धीमे धीमे हवेली की छत से टकरा रही थी। हर बूंद जैसे एक सवाल पूछ रही हो। क्या तुमने सच में उसे बचा लिया है, या सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसकी तकलीफ को रोक दिया है? सॉफी की तबीयत पिछले 2 दिनों से बिगड़ रही थी। उसका चेहरा और ज्यादा पीला हो गया था, होंठ सूखे और आंखों में वो चमक जैसे छुप गई थी कहीं। डॉक्टर्स ने कहा, अब ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है, और जल्दी। राज फौरन अपनी रिपोर्ट देने गया। वो डोनर बनने के लिए तैयार था, पर किस्मत फिर से कठिन साबित हुई। राज आंशिक रूप से ही मेल खा पाया। हम जोखिम उठा सकते हैं,
लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है, डॉक्टर ने कहा। एवलिन डॉक्टर के सामने शांत खड़ी थी, लेकिन उसका दिल अंदर से बिखर रहा था। राज ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर उसने दूर हटते हुए कहा, मैं अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी बेटी को समय नहीं दे सकती, मैं उसे उसका हक दे रही हूं। क्या मतलब? राज चौंका। एवलिन ने एक फॉर्म सामने रखा, किडनी और बोन मैरो डोनेशन का। मैं ही उसकी एकमात्र उम्मीद हूं, उसने कहा। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? राज की आंखें लाल हो गईं। तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? हाँ, एवलिन ने धीरे से कहा। इसका मतलब है कि मैं मां हूं। अगले दिन अस्पताल में सर्जरी की तैयारियां शुरू हुईं। सोफी आईसीयू में थी, मशीनों से जुड़ी, मास्क से ढकी हुई, और उसके दिल की धड़कनों की बीप पूरे वार्ड में गूंज रही थी। राज ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा था, उसके हाथ में वो ड्राइंग थी जो सोफी ने उसे दी थी, जिसमें वो, एवलिन और सोफी एक साथ एक पेड़ के नीचे मुस्कुरा रहे थे। उसने चुपचाप उस पेपर को चूमा। कृपया, बस इन्हें मुझसे मत छीनो। ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए। फिर डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर। हमने सब कुछ किया, उन्होंने कहा, अब सिर्फ दुआ काम आ सकती है। राज सीधे मंदिर गया, अस्पताल से 2 ब्लॉक दूर एक छोटा सा शिव मंदिर। वहां जाकर पहली बार घुटनों पर बैठा। बिना मंत्र, बिना पूजा, बस एक इंसान जो अब अपनी ताकत छोड़ चुका था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये दोनों ठीक लौट आए। मुझे माफ कर देना अगर मैं बहुत देर से बदला हूं। उधर अस्पताल के कॉरिडोर में एवलिन का शरीर थका हुआ था, लेकिन उसका चेहरा शांत। सर्जरी के बाद उसे वार्ड में ले जाया गया। वो आधी बेहोशी में थी, लेकिन होंठ पर एक फुसफुसाहट थी। सोफी। उस रात हवेली खाली थी। सिर्फ सुरेश था, जो सोफी के टेडी बियर को सीने से लगाकर बैठा था, और डाइनिंग टेबल पर वो फूलों की माला, जो कभी सोफी ने राज के सिर पर पहनाई थी, अब मोमबत्ती के पास रखी थी। हर चीज जैसे सांस रोके इंतजार कर रही थी। सुबह की पहली किरण आईसीयू के कांच से होकर अंदर पहुंची। सोफी की उंगलियां हिली। उसने आंखें खोली। धुंधली सी तस्वीरों में देखा, मशीनें, डॉक्टर, और फिर एक चेहरा। मामा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नर्स भागकर बाहर आई। वो जाग गई है, उसने कहा, वो जाग गई है। आईसीयू की खिड़कियों से छनकर आती धूप उस सुबह किसी वरदान जैसी महसूस हो रही थी। सोफी की नाजुक आंखों में अब थोड़ी जान लौट आई थी। वह अब भी थकी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। एवलिन व्हीलचेयर में बैठी, अपनी बेटी का हाथ थामे बस देखती रही, बिना पलक झपकाए। उसने जिसे जीवन दिया था, अब वह उसे वापस जीवन दे रहा था। दोपहर में राज अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर से बात कर रहा था, जब एक सुरक्षाकर्मी भागता हुआ आया। सर, कोई आपसे मिलने आया है, बिना अपॉइंटमेंट के। कहता है कि वो आपके पिता हैं। राज के चेहरे से रंग उड़ गया। मेरे? क्या? राज धीमे कदमों से लॉबी की ओर गया। वहां सफेद दाढ़ी, गहरे भूरे कुर्ते और आंखों में थका हुआ गुस्सा लिए एक बुजुर्ग खड़ा था, विक्रांत मल्होत्रा, उसका पिता। उसने राज को देखा और बिना नमस्ते के सीधे बोला, क्या ये सब सच है? राज चुप रहा। तूने एक अमेरिकी महिला को खरीदा? विक्रांत की आवाज भारी थी। नहीं, राज ने शांति से जवाब दिया, मैंने एक मां को उसकी बेटी के लिए आखिरी उम्मीद दी, और उसने मुझे इंसान बनने का मौका। विक्रांत कुछ पल चुप रहा, फिर एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। तू जानता है इस नाम को? राज ने फाइल खोली और अंदर एक रिपोर्ट थी, उसी अस्पताल की, सेंट ग्रेस चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, लेकिन 8 साल पुरानी। और एक नाम, ईवलिन ब्रुक्स, बतौर नर्स। नीचे एक रिपोर्ट जुड़ी थी, पेशेंट ट्रीटेड ऑफ ड्यूटी बाय नर्स ईवलिन ब्रुक्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कार्डियक कोलैप्स। पेशेंट, विक्रांत मल्होत्रा,
ट्रैवलिंग अंडर एलियास मोहनदास। राज की आंखें फटी रह गईं। तुम? उस दिन अमेरिका में? उसने पूछा। विक्रांत ने सिर हिलाया। मैं हार्ट अटैक से जूझ रहा था और वहां कोई डॉक्टर नहीं था। एक नर्स आई जिसने मेरी जान बचाई और गायब हो गई। मैंने कभी उसका नाम नहीं पूछा। आज देखा, वही चेहरा टीवी पर था। राज जैसे कुछ बोल नहीं पा रहा था। विक्रांत आगे बढ़ा और एक पुरानी फोटो जेब से निकाली। वो फोटो उसी नर्स की थी, खून से सनी यूनिफॉर्म और चेहरे पर वही दृढ़ता जो आज भी एवलिन में थी। मैं उस दिन कुछ दे नहीं पाया, लेकिन आज मैं वो करूंगा जो उस दिन से बकाया है। अस्पताल के रूम में एवलिन ने विक्रांत को देखा और पहचान नहीं पाई। आपने 8 साल पहले एक बूढ़े को बचाया था, उन्होंने कहा। मुझे याद नहीं आता, पर मुझे याद है, उन्होंने उसकी ओर झुकते हुए कहा। और आज मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। मैं सोफी की जिम्मेदारी अपने नाम पर लेता हूं। पूरी कानूनी सुरक्षा, पूरी मेडिकल सपोर्ट और एक पिता की तरफ से सच्चा सम्मान। एवलिन की आंखें नम हो गईं। राज दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि ये कहानी अब उसकी नहीं रही। ये उस औरत की कहानी थी जो हर मोड़ पर खुद से बड़ी हो गई, और उस बच्ची की जिसने बड़ों को फिर से इंसान बनना सिखाया। रात को हवेली में वापसी हुई। एवलिन, विक्रांत, सोफी और राज सब चुपचाप अंदर आए। लेकिन आज दीवारें अलग थीं। घड़ी फिर से चल रही थी। सिलवटें नहीं थीं, सिर्फ भावनाएं थीं, सच्ची, कच्ची और बेशर्त। हवेली की दीवारों पर उस रात एक अजीब सी नमी थी, मानो वे बरसों बाद फिर किसी आंधी के आने की आहट सुन रही थी। सोफी अब घर पर थी, बेहद कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। उसके कमरे की दीवारों पर राज ने खुद पोस्टर लगाए थे, ब्रेवेस्ट गर्ल, हीरो ऑफ हार्ट्स, प्रिंसेस इन पीजेस। विक्रांत अपने पुराने कमरे में था, शांत पर अंदर से बेचैन। और एवलिन? वो अपनी मां की पुरानी चिट्ठियों का एक बंडल लिए कमरे के कोने में बैठी थी, जैसे किसी जवाब की तलाश हो जो अभी भी अधूरा है। उसी वक्त हवेली के तहखाने में सुरेश सफाई कर रहा था। तभी एक पुरानी दीवार के पीछे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उस पर धूल जमी थी, लेकिन ताले के नीचे एक टेढ़ा सा नाम उभरा, अमारा एम। राज को खबर दी गई। उसने वो बॉक्स सावधानी से खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव। चिट्ठी हाथ से लिखी गई थी, अमारा मल्होत्रा की। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं शायद इस हवेली का हिस्सा नहीं रही, लेकिन मेरा सच अब भी दीवारों में गूंजता है। मुझे बंदी बनाकर रखा गया था। मेरे पति विक्रांत मल्होत्रा ने मुझे दुनिया से काट दिया। मेरे पास सिर्फ एक बेटा था, राज। उसे मैं बचाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे पागल कहकर छुपा ले गए। राज का दिल धड़कना बंद कर चुका था। मेरे पति ने मेरी रिपोर्ट्स छुपाईं, इलाज रुकवाया, ताकि मेरी आवाज मर जाए। चिट्ठी में आखिरी पंक्ति, अगर कभी कोई औरत इस हवेली में कैदी बन जाए तो उसे ये सच जरूर दिखाना, ताकि एक और मां का हक न छीना जा सके। राज कांपते हुए फ्लैश ड्राइव लेकर ऊपर आया। लैपटॉप में लगाते ही एक पुराना वीडियो चला। कमरे में अंधेरा था, पर कैमरे के सामने वही चेहरा था, अमारा। उसने कैमरे में देखा और कहा, राज, अगर तुम ये देख रहे हो तो मेरी चुप्पी को सुनो। तुम्हारे पिता ने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे सच को भी दफना दिया। मैंने कोशिश की, लड़ाई की, पर हार गई। अगर कोई और लड़की इस हवेली में तेरे नाम पर आए तो मत बनने देना उसे भी मेरी तरह एक परछाई। राज वहीं जमीन पर बैठ गया। वो आदमी जिसे वो आदर्श मानता था, उसकी मां का कातिल निकला। रात को राज सीधा विक्रांत के कमरे में पहुंचा। ये क्या है? उसने चिट्ठी और वीडियो उसकी ओर फेंका। विक्रांत ने बिना पढ़े कहा, पुरानी बातें भूल जा, राज। सब कुछ तेरे सामने है, सत्ता, धन, इज्जत। लेकिन सच्चाई कहाँ है, पापा?
सच्चाई रिश्तों से बड़ी नहीं होती। नहीं, राज बोला, अब मैं जानता हूं कि एक रिश्ता तभी जिंदा होता है जब सच्चाई उसमें सांस ले सके। राज ने सब कुछ एवलिन को दिखाया। वो चुपचाप सब सुनती रही। फिर बोली, अब समझ में आया क्यों तुमने मुझे डराया नहीं, क्यों यह हवेली मुझे रोक नहीं पाई, क्योंकि इसकी दीवारों में एक और मां की चीखें अब भी गूंजती थीं। अगली सुबह प्रेस बुलाया गया। राज ने कैमरे के सामने एक वीडियो चलाया अपनी मां का। फिर सबके सामने ऐलान किया, मैं इस हवेली को अमारा फाउंडेशन के नाम करता हूं उन सभी औरतों के लिए जिनकी आवाज कभी दबा दी गई। और मैं अपने पिता विक्रांत मल्होत्रा को इस संस्था से औपचारिक रूप से निष्कासित करता हूं। कानून अब न्याय करेगा। मीडिया स्तब्ध थी, लेकिन सोफी, उसने बस इतना कहा, अब मामा का घर किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा ना? राज ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं मेरी जान, अब ये घर सांस लेगा और सच्चाई बोलेगा। हवेली अब एक अलग जगह बन चुकी थी। दीवारों से भारीपन उठ चुका था। अमारा मल्होत्रा की आत्मा अब शायद कहीं सुकून में थी, लेकिन एवलिन की आत्मा अब भी चौराहे पर खड़ी थी। राज ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी विरासत, अपने पिता, अपनी छवि तक। वो अब सोफी की ड्राइंग्स में सुपर राज अंकल था और एवलिन की आंखों में शायद कोई अधूरा वादा। उस सुबह हवेली में हलचल नहीं थी। किसी ने खाना नहीं मांगा, न किसी ने अखबार उठाया। राज पूरे घर में एवलिन को खोज रहा था। सुरेश ने कहा, सर। वो एक टैक्सी में जा रही थी, अकेली। बस एक बैग था साथ में। राज की सांस अटक गई। और सोफी, वो भी साथ थी। राज एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, लैक्स टू बोस्टन। राज वहीं बैठ गया, उसी कुर्सी पर जहां कभी उसने पहली बार एवलिन को देखा था। वही आंखें, वही हाथ जो कांप रहे थे। लेकिन अब वो दृश्य नहीं था। अब खालीपन था। 3 दिन बीते, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। राज ने रोज सुबह वही गुलाब की माला सोफी के बिस्तर के पास रखी और हर रात वही खाली मेज देखता। फिर एक शाम एक छोटा सा लिफाफा पहुंचा। हाथ से लिखा हुआ था, फॉर राज। ओनली आफ्टर रीडिंग डिसाइड इफ यू स्टिल वॉन्ट अस। उसने कांपते हुए लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। राज, मैंने भागने का नहीं, सोचने का फैसला किया। सोचने की क्या, हम जो हैं वो किसी नई शुरुआत के लायक हैं। तुमने सब खोया, लेकिन क्या वो मेरे लिए था, या अपने दोषों से मुक्ति के लिए? मैं तुमसे दूर जा रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगली बार जब हम मिलें तो हम बराबर हों, न कोई एहसान, न कोई कर्ज, सिर्फ हम। अगर तुम वाकई मुझे नहीं सिर्फ माफी मांगने बल्कि साझा जिंदगी की पेशकश करने आओगे तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसी हफ्ते सोफी का जन्मदिन है। शायद हम तीनों एक मोमबत्ती फिर से बांट सकें। राज की आंखें भर आईं। उसने देखा, लिफाफे के अंदर एक पेज और था, सोफी की हैंडराइटिंग में। राज अंकल, आप आएंगे ना? केक मेरा है, पर काटेंगे हम तीनों। राज उठा, बिना किसी तैयारी के, बिना कोई फूल, गिफ्ट या प्रेस के, बस अपने दिल के साथ। वह जब बोस्टन पहुंचा तब शाम ढल रही थी। हाउस नंबर 17, एक साधारण सा अपार्टमेंट। दरवाजे पर बलून बंधे थे, हैप्पी नो एस। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड्स सन्नाटा। फिर दरवाजा खुला। सामने एवलिन थी, बिना मेकअप, आंखें थकी हुई, लेकिन मुस्कान वही थी। तुम आए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राज ने कहा, मैं माफी लेकर नहीं, तुमसे हाथ मांगने आया हूं। पीछे से सोफी दौड़ती हुई आई। राज अंकल, आप आ गए। तैयार हो प्रिंसेस? उसने पूछा। हम तीनों केक काटेंगे। तीनों नहीं,
राज बोला, अब हम एक परिवार हैं जो हर साल हर मोमबत्ती साथ में काटेगा। साल भर बीत गया। सोफी अब स्कूल जाती थी, उसके बाल फिर से बढ़ाए थे और उसकी हंसी पहले से ज्यादा तेज और निडर हो गई थी। एवलिन ने एक नर्सिंग स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया था। उसके स्टूडेंट्स कहते थे, मैम के अंदर कोई तकलीफ अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो दूसरों को जीना सिखाती है। राज मल्होत्रा, वो अब बिजनेस मीटिंग्स में नहीं जाता था। उसका असली काम अब शुरू हुआ था, अमारा फाउंडेशन को दुनिया की सबसे सशक्त महिला सहायता संस्था में बदलना। आज सोफी का 10वां जन्मदिन था। हॉल में सजावट थी, बच्चे थे, केक था, बस राज नहीं था। सोफी हर थोड़ी देर में दरवाजे की ओर देखती, फिर निराश होकर मुड़ जाती। एवलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो बिजी होगा, लेकिन सोफी ने सिर हिलाया, वो वादा नहीं तोड़ता। शाम ढली, दरवाजे पर दस्तक हुई। बच्चों ने दरवाजा खोला और वहां खड़ा था राज, नीली शर्ट, सादा केक हाथ में और आंखों में पानी। मुझे माफ करना, उसने कहा, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाया। सोफी दौड़ती हुई उसके गले लगी, आप आए, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सभी शांत हो गए। राज ने केक मेज पर रखा और फिर धीरे से घुटनों के बल नीचे बैठ गया। सब चौंक गए। उसने एवलिन की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में पाया था, लेकिन तुमने मुझे इंसान बना दिया। आज मैं तुमसे रिश्ता नहीं, जिंदगी मांगने आया हूं। बिना शर्त, बिना भूमिका, बस हम तीनों, हमेशा के लिए। एवलिन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसका हाथ थामा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। सब कुछ समझा जा चुका था। कमरे में तालियां गूंज उठीं। केक काटा गया। सोफी ने मोमबत्ती बुझाने से पहले एक ही दुआ मांगी, अब कोई कभी इस घर से दूर न जाए। और वहां, उस सादे कमरे में, बिना हीरों के, बिना गुलाबों के, एक सम्राट ने अपने घुटने झुकाकर वो जीत हासिल की जो पैसे से नहीं, बस प्यार से मिलती है।